नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे सामने एक बहुत शानदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि आपके एसएससी एग्जाम्स में जीएस में स्टैटिक जीके का वेटेज कितना ज्यादा होता है। और आज एक स्टैटिक जीके का ऐसा टॉपिक जिससे आप परिचित जरूर हैं और आपको बहुत मजा भी आता होगा, और उसका नाम है क्रिकेट। लेकिन इस क्रिकेट टॉपिक में कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस छिपे हुए हैं जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। मैंने आज एक ऐसा कंपाइलेशन तैयार किया है जिसमें पीवाईक्यू यानी क्रिकेट से संबंधित पास्ट में जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो, इसमें एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चंस को भी रखा गया है, आपको मैं दिखाऊंगा भी। साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो और भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो भी हम देखेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ भाई, तो दिलीप ट्रॉफी भारत में आयोजित प्रथम श्रेणी का कौन सा टूर्नामेंट है? क्रिकेट टूर्नामेंट है। जाहिर सी बात है, आप बच्चों को दिलीप ट्रॉफी के बारे में तो सारी चीजें मालूम ही होंगी कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, लेकिन इसके अंदर जो काम की बात है वो ये है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1961-62 में हुआ था। अब एक बात और ध्यान से सुने, रणजी ट्रॉफी उससे भी पुरानी है। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी है। और रणजी ट्रॉफी सबसे पहली बार, तो उसका जो फर्स्ट एडिशन है बच्चे, तो वो है 1934-35। अच्छा, एक कमाल की बात है, 1934-35 में एक और ऐसी घटना हुई जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, लेकिन कई बार आपको वो क्लिक कर जाएगी क्योंकि जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो कई बार ऐसे इंफॉर्मेशन ओवरलैप आता है, और वो है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1934 के अधिनियम से बनी है, और कमाल बात, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। दोनों आर से शुरू हैं और दोनों 1934-35 से संबंधित भी हैं। खैर, तो रणजी ट्रॉफी 1934-35, जबकि बात करें दिलीप ट्रॉफी तो ये 1961-62। और फिर एक है बच्चे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस पर एक क्वेश्चन सीजीएल 2024 में आया भी था, मैं आपको उस क्वेश्चन से भी परिचित करवाऊंगा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है, तो ये 2006-07 में इसका पहला एडिशन हुआ। यानी दिए गए ऑप्शन जो हमने 3 अभी देखे हैं जो टूर्नामेंट्स, उसमें सबसे पहले रणजी ट्रॉफी 34-35, 61-62 में दिलीप ट्रॉफी, और 2006-07 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन। चलिए अच्छा, यहां पर एक करंट अफेयर्स के संदर्भ में चीज देख लेते हैं कि इसमें करंट चैंपियन कौन है बच्चे? इंडिया ए। तो इंडिया ए ये करंट चैंपियन है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और मोस्ट सक्सेसफुल है वेस्ट जोन। तो सबसे ज्यादा बार दिलीप ट्रॉफी जीती है वेस्ट जोन ने, लेकिन करंट जो चैंपियन है वो है इंडिया ए टीम। आइए, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? क्योंकि क्रिकेट संबंधी क्वेश्चन है तो अभी तो आपको आसानी से इसका जवाब क्रिकेट मिलेगा। ये ऑलरेडी एसएससी के एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा जा चुका है, और क्योंकि ये वो कंपाइलेशन है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए एज इट इज आया, इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये क्वेश्चंस ऐसे बच्चा देखता है जो कि क्रिकेट को नहीं जानता है तो उसके लिए टफ हो जाता है। अभी हम लोग स्तर और बढ़ाएंगे भी। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? अगेन जवाब क्रिकेट है। और बच्चे यहां पर देखिए, इसका फर्स्ट एडिशन क्या है? 2006-07। अब देखो काम की बात, अब जो क्वेश्चन एसएससी ने सीजीएल 2024 में पूछा वो यही था, बस इसमें एक चेंज ये था कि मैंने अभी इसमें 24-25 डाला है। जो सीजीएल 2024 ने पूछा था वो 22-23 पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का एडिशन कौन जीता? सही जवाब है मुंबई। कौन जीता बच्चा? तो मुंबई सही जवाब है, मुंबई जीता। क्या? 2022-23। और कमाल बात सुनो, 2024-25 भी आए तो भी आपको मुंबई करना है, क्योंकि 22-23 का एडिशन भी मुंबई जीता और 24-25 का एडिशन भी मुंबई जीता। तो ये वाली चीज 22-23 का एडिशन कौन जीता, ये आपका सीजीएल 2024 ने पूछ लिया है एसएससी ने, आप ऑलरेडी जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद 2024-25 जो अभी हम बात कर रहे हैं वो भी अगेन मुंबई ने जीता है। ये मुंबई का फर्स्ट टाइटल था, ये मुंबई का सेकंड टाइटल है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इससे पहले मुंबई नहीं जीती थी, पहली बार 22-23 वाला एडिशन जीती, फिर 24-25, बीच में एक 23-24 भी हुआ था जो पंजाब जीता। अच्छा, जो 24-25 का एडिशन जो हाल ही में मुंबई ने जीता है, उसमें जीतने वाली जो टीम है मुंबई, उसके कैप्टन का नाम क्या है? श्रेयस अय्यर। और जो हारने वाली टीम है यानी जो रनर अप है मध्य प्रदेश टीम, उनके कैप्टन है रजत पाटीदार। ये वही रजत पाटीदार है जो कि इस बार आईपीएल 2025 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत दिलवाए।
तो रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन, एक ये भी बात दिमाग में रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश लीड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश जीत नहीं पाई, मुंबई के श्रेयस अय्यर ने जीत दिलवाई। ठीक है, चलो तो ये हमारी बात हो गई। यहाँ पे हमने टिक भी कर दिया, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, हमने यहाँ पे कोई चीज ऐसा सच नहीं छोड़ी है। आओ आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो बच्चे ग्रीन पार्क स्टेडियम बड़ा फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, ये कानपुर में मौजूद है। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? अब ये एसएससी जीडी में पूछा गया, लेकिन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो ऑन फील्ड एम्पायर ही क्वेश्चन आता है, पता है क्यों? आप में से कुछ बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर ये बता दीजिए टोटल एम्पायर कितने हैं। लेकिन टोटल एम्पायर थोड़ा सा डिबेटेबल बात हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर आपको मिलता है कि टोटल एम्पायर्स की संख्या 3 है, कहीं कहीं जगह आपको मिलता है कि क्रिकेट में टोटल एम्पायर की संख्या 4 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 तो ऑन फील्ड एम्पायर होते हैं, तो 2 ऑन फील्ड एम्पायर हम सब जानते हैं, लेकिन एक थर्ड एम्पायर होता है, उसको भी सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये चौथा एम्पायर वाला क्या कंफ्यूजन है? असल में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि एक रिजर्व एम्पायर होता है। तो रिजर्व एम्पायर का काम क्या है? सब्स्टिट्यूट के रूप में कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो आप आओ। तो इसलिए टोटल तो 4 होते हैं कि भाई कभी किसी एम्पायर को मान लो किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल लग गई, अब वो वही इंजर्ड हो गया, तो फिर एक रिजर्व एम्पायर होता है, लेकिन इसको काउंट करना है टोटल एम्पायर में कि नहीं, वो डिबेट है। इसीलिए ये प्रश्न नहीं आता है कि टोटल एम्पायर्स कितने, पूछा क्या जाता है जनरली ऑन फील्ड एम्पायर। तो ऑन फील्ड एम्पायर कितने होते हैं क्रिकेट में? 2। चल, क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है, यह 4 रन के बराबर है। ये सब PYQ हैं जो आ चुके हैं। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑफ ब्रेक ये जो शब्द है अगेन क्रिकेट का शब्द है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक बैट्समैन है, एक राइट हैंड बैट्समैन है, तो जो राइट हैंड बैट्समैन है कुछ इस तरीके से खड़ा होगा, ये उसका जो साइड है इसको हम कहेंगे ऑफ साइड, और जहां उसके पांव होते हैं उसको हम कहेंगे लेग साइड। तो ये उसका ऑफ साइड हो गया, ऑफ साइड, ये हो गया ऑफ साइड, और ये हो गया बच्चे क्या? लेग साइड, एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो यहाँ पे पूरी चीज बदल जाएगी। अब ऑफ ब्रेक बॉल क्या होती है वो समझते हैं। तो अब जैसे एक बैट्समैन है राइट हैंडेड, उसके लिए ऑफ साइड है, तो ऑफ ब्रेक बॉल क्या होगी? जो कि ऑफ साइड को ब्रेक करे। मतलब जैसे जब कोई बॉलर ने बॉल फेंकी, अब वो टप्पा खाके जब वो अंदर की ओर आए, यानी ऑफ साइड के विपरीत जाए। भाई ऑफ साइड तो ये है, ऑफ साइड तो ये है, लेकिन बॉल टप्पा खाने के बाद ऑफ साइड के विपरीत जाए, क्योंकि ऑफ साइड तो ये है तो वो ऑफ साइड के उल्टा जा रही है। ऑफ साइड इधर है, बॉल किधर जा रही है? इधर। तो इसको हम कहेंगे ऑफ ब्रेक, जो ऑफ साइड को ब्रेक करे। तो ये हो गया ऑफ ब्रेक। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख सकते हो कि बॉलर ने बॉल फेंकी तो ये ऐसे जा रही है, तो ये ऑफ साइड को ब्रेक कर रही है, इसलिए ऑफ ब्रेक। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ODI क्रिकेट विश्व कप जीता है? चलो बच्चे, अब देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इंडियन टीम वन दी वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो आप समझ रहे होंगे सर 2011 में जीता, लेकिन अब काम की बात क्या है, आज तक इंडिया ने 50 ओवर वाला ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया? तो 4 बार होस्ट किया, 1987, 1996, फिर 2011 और 2023। 4 बार हमने होस्ट किया, और जब हमने 4 बार होस्ट किया, इसमें से एक बार हम जीत भी गए, तो एक बार हम जीते भी हैं जो 4 बार हमने होस्ट किया है। ओवरऑल 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमने कितनी बार जीता है? ओवरऑल 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमने 2 बार जीता है, एक बार 1983 में जीता, एक बार 2011 में जीता। लेकिन जो 1983 में जीता वो हमने होस्ट नहीं किया था, वो इंग्लैंड ने होस्ट किया था, हम जीते थे। और जो हमने होस्ट की हैं 4, उसमें से हम एक बार 2011 में जीते हैं। अंतिम वाला जो 2023 में हमने होस्ट किया था, ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर विनर रहा। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया यहां पे विनर रहा, तो 2011 में हमने होस्ट किया, हम जीते, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ये जीता, जबकि होस्ट हम थे। अच्छा, आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर बच्चे यूएई में कहां पर है? दुबई। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई और दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। चलो अब देखो CGL 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट
द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन ईयर 2031? इसका सही जवाब है बच्चे इंडिया और बांग्लादेश। आइए हम लोग देखते हैं। तो 2023 में किसने होस्ट किया? इंडिया। और तब बेटा जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। अभी अभी हमने बात की। अब जो अगला वर्ल्ड कप है 4 साल बाद 2027 में, तो ये 3 देश होस्ट करेंगे, अफ्रीकन नेशंस, एक साउथ अफ्रीका, एक जिम्बाब्वे, एक नामीबिया। तो 2027 का वर्ल्ड कप का होस्ट बेटा कौन? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। और 2031 जो प्रश्न ने पूछा, वापस इंडिया बांग्लादेश। अब क्योंकि क्रिकेट फैमिली बहुत स्मॉल है, जो क्रिकेट का जो परिवार है बहुत छोटा है, बहुत कम देश खेलते हैं, इसलिए घुमा फिरा के देखो वापस कुछ साल में फिर इंडिया आ गया, है ना। ऐसा फुटबॉल में नहीं होता। फुटबॉल में आप देखोगे एक देश ने होस्ट किया, अगली बार पता नहीं कितने साल बाद करे। ओलंपिक्स में भी कितने साल बाद मिले मौका, लेकिन यहाँ पे फैमिली बहुत छोटी है। चलिए, फुटबॉल फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत देश खेलते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? सीजीएल 2024। तो बेटा पहली बार कब जीता? 1983। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग आपके लिए बढ़ा दिया है। देखो 1983 जो इंडिया ने पहली बार ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, तो कैप्टन कौन थे टीम इंडिया के? कपिल देव साहब कैप्टन थे। लेकिन फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? लाला अमरनाथ। तो ये सारा डिटेल आपको यहां मिल जाएगा। तो बच्चे कपिल देव ये हैं 1983 विश्व कप को जिताने वाली टीम के कप्तान। अच्छा, किसको हमने फाइनल में हराया 1983 में? वेस्ट इंडीज को हराया। यहां पर आप देख सकते हो ये स्कोर कार्ड है, क्योंकि इससे प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, इंडिया ने कितने रनों से जीत हासिल की थी, इंडिया का स्कोर क्या था? तो इंडिया का स्कोर था 183, जबकि वेस्ट इंडीज मात्र 140 ही बना पाई, तो 43 रन से हमारी जीत हुई। फाइनल मैच 25 जून 1983 को हुआ। 25 जून को और क्या हुआ है? 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मालूम है, वो भी 25 जून 1975। लेकिन ये बात की बात है, 25 जून 1983 83 43 रन से जीत गया है इंडिया। तो एक ये बात भी हमको समझ में आ गई, ठीक है। और यहां पर जो प्लेयर ऑफ द मैच है बच्चे, उनका नाम क्या है? मोहिंदर अमरनाथ। इनको लाला अमरनाथ भी कहते हैं। तो मोहिंदर अमरनाथ या लाला अमरनाथ ये प्लेयर ऑफ द मैच है, ठीक है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले ये पहले भारतीय कप्तान थे। फाइनल 25 जून 1983 को इंग्लैंड में हुआ। तो होस्ट कौन है 1983 में? इंग्लैंड। लेकिन हमने हराया किसको बच्चे? तो वेस्ट इंडीज को हरा दिया। फाइनल मैच लॉर्ड्स में हुआ था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो फॉर्मेट था ये 60 ओवर्स वाला था। तो पर टीम 60 ओवर था, जैसे आज 50 ओवर वर्ल्ड कप बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पर 1983 में जो हमने जीता वो 60 ओवर था। 60 ओवर में 183 बना इंडिया ने, और वेस्ट इंडीज 140। वाह भाई वाह। खैर, तो ये वेस्ट इंडीज का लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था। अच्छा, आप जानते हो 1983 से पहले 2 और वर्ल्ड कप हो चुके थे। 4-4 सालों में होते हैं। तो सबसे पहला 1975 में हुआ, फिर 1979 में हुआ, 1979, और फिर हुआ 1983। और ये दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते, आगे भी मैं बताऊंगा। तो 75-79 वेस्ट इंडीज ने जीते। बहुत खतरनाक टीम थी उनकी, क्या तो लंबे लंबे बॉलर्स होते थे, मतलब उस टाइम पे इनके सामने कोई खड़ा ही रह जाए वही बहुत बड़ी बात थी। तो 75-79 में वेस्ट इंडीज ने जीता, और फिर 83 में इंडिया ने जीता। तो वेस्ट इंडीज तीसरी बार फाइनल में आई थी, और इंडिया नहीं हराता तो तीसरी बार जीत जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अपने पहले फाइनल में खेलते हुए भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, ठीक है सर, ये पूरी बात हो गई। चलो अगला देखें। अगला प्रश्न क्या है? ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में आया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया? 4 बार होस्ट किया है, 1987, 1996, 2011, 2023। 4 बार होस्ट किया है। 4 बार में से एक बार जीत भी गए थे हम। अब देखो 96 में किया, 83 में हमने होस्ट नहीं किया, 83 में इंग्लैंड ने होस्ट किया। तो कुल मिला के बच्चे इसका सही जवाब हो गया बी, हमने होस्ट 83 में नहीं किया है। भारतीय क्रिकेट टीम 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस देश से हारी थी? सुनो, इसी का एक रूप एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा, बस वहां पर 2021 की जगह 2023 कर दिया था। मैं समझाता हूं आपको क्या है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। पहले समझ लेते हैं। जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, जहां पे बेस्ट टीम्स को मौका मिलता है एक दूसरे के साथ खेलने का, फिर एक विनर बनता है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में। अब टेस्ट फॉर्मेट में वैसे ही टूर्नामेंट लाया गया, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप,
और इसका क्या उद्देश्य है सुनिएगा कि भाई 2 साल का एक साइकिल माना जाता है। जैसे साइकिल नंबर फर्स्ट 2019 से 21, तो क्योंकि ये टेस्ट टूर्नामेंट है, ये ऐसा टूर्नामेंट नहीं कि जैसे आपने 1 महीने में 1.5-2 महीने में वर्ल्ड कप कंडक्ट करवा दिया किसी देश में, ये टेस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट मैच तो एक एक टेस्ट मैच 5-5 दिन चलता है। तो ऐसे में आप करवाने लगे तो लगातार तो 1-1.5-2 साल निकल जाएंगे, इसीलिए ये साइकिल मानी जाती है। जहां पर फॉर एग्जांपल 2019 से 2021 में जिन देशों ने टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनके पॉइंट देखे जाएंगे, और जिन 2 टीमों के सबसे अच्छे पॉइंट होंगे फिर वो फाइनल खेलेंगी। और 2019 से 21 की साइकिल में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा वो इंडिया और न्यूजीलैंड का रहा। फिर इन दोनों के बीच में ये टेस्ट चैंपियनशिप पहली आयोजित हुई, न्यूजीलैंड जीत गया और हम लोग हार गए। तो फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड जीता और इंडिया हार गया। अब सुनिएगा, फिर 2021-23 की सेकंड साइकिल हुई, इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पॉइंट्स सबसे अच्छे थे 2 सालों में, और इसलिए इनको फिर मौका मिला फाइनल खेलने का। अगेन इंडिया हार गया, लेकिन इस बार विजेता है ऑस्ट्रेलिया। तो पहले वाले साइकिल में न्यूजीलैंड जीता 21 में और दूसरे वाले में 23 में जीता ऑस्ट्रेलिया। और अभी हाल ही में जो 23-25 काम देख रहे हुआ है, हो चुका है, और इसमें विजेता रहा साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका को वैसे चोकर्स बोलते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण आईसीसी टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल फाइनल में आके ढेर हो जाते हैं, लेकिन इस बार इनने ये दाग मिटा दिया है क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीत ली और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये आपके लिए करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एसएससी में पूछा जा चुका है। 2021 में किसने हमें हराया? न्यूजीलैंड। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो सीजीएल 24 ने पूछा बस सेम क्वेश्चन आया, बस उसने क्या किया 21 की जगह 23 कर दिया। तो 21 में इंडिया को किसने हराया था? न्यूजीलैंड। और 23 में इंडिया को किसने हराया? तो सही जवाब है 23 में इंडिया को हराया ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। चलिए आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया? सबसे पहली बार ये 2 लोगों के नाम से बना हुआ है। तो वर्षा से प्रभावित जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको तो मालूम होगा डकवर्थ लुईस। तो जब बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो समय होता है खेलने का अब वो कम हो गया, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में कुछ ओवर्स को भी रिड्यूस करेंगे। और जैसे एक टीम ने खेल लिया है तो उस टीम ने 50 ओवर में कुछ रन बनाए, लेकिन अब दूसरी टीम को आप 50 ओवर खेलने के लिए नहीं दे रहे हो क्योंकि समय कम बचा है बारिश की वजह से। तो जो टारगेट है जो दूसरी टीम को अचीव करना है वो भी आप रिड्यूस करोगे। तो किस आधार पर रिड्यूस करोगे वो डकवर्थ लुईस से डिसाइड होता है। तो वर्षा से प्रभावित एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में लक्ष्य को पुनः निर्धारित करने का डीएल विधि 1997 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा परीक्षित किया गया। अच्छा, ये किसने इन्वेंट किया? तो एक व्यक्ति है फ्रैंक डकवर्थ और एक है टोनी लुई। तो जो टोनी लुईस हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में गणितज्ञ हैं, ये सब काम का नहीं है। लेकिन मेन बात है कि आप देखो दोनों ही स्पोर्ट्स से संबंधित नहीं है, ये बात काम की है। लेकिन एक मैथमेटिशियन है ना, तो आप देखो लेक्चरर है मैथमेटिकल सब्जेक्ट में, और एक स्टैटिस्टिशियन है, दोनों ही ऐसे स्पोर्ट्स से डायरेक्टली संबंधित प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मेथड। तो 1997 में डकवर्थ लुई जो मेथड है वो, तो यहाँ पे 1997 टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपको सुनने में टफ आसान लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू में हम देख चुके हैं इसलिए इसको क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बच्चे थर्ड मैन ये क्रिकेट से संबंधित है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया आपका थर्ड मैन। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जो तमाम नाम है ये दिमाग में रखें। हो सकता है कभी कोई नाम आपने ना सुना हो वो आपको कंफ्यूज कर दे, क्योंकि ये सबने सुना होता है थर्ड मैन, स्लिप, विकेट कीपर, लेकिन मान लो फाइन लेग आ जाए या स्क्वायर लेग या मिड विकेट, तो वहां पे गलती ना हो। पॉइंट एक होता है गली, कवर, मिड ऑफ। तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट है उसमें संबंधित कुछ टर्म्स हैं। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बहुत आसान है, अरे ये तो सर कोई बात ही नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे ही बना देंगे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो नहीं देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे अभी आइस हॉकी के कुछ टर्म्स की बात कर लूं तो कई बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या है। उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, उनके लिए ये सब चीजें टफ है। तो मिड ऑफ, कवर, पॉइंट, गली, थर्ड मैन, स्लिप्स, विकेट कीपर, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट,
ये अलग अलग क्रिकेट में पोजीशंस हैं फील्डर्स की। आइए, हाँ, अब देखो ये प्रश्न अभी भी बहुत रेलेवेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। ये जब पूछा गया था तब ये डेटा था, लेकिन अभी भी ये फुल रेलेवेंट है। सुनो, मार्च 2022 में अपना 435वां टेस्ट विकेट लेकर अनिल कुंबले के बाद टेस्ट में भारत का दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो सही जवाब है बच्चे, अनिल कुंबले के बाद दूसरा हाईएस्ट विकेट टेकर सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट किसने ली, फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय लिस्ट भी देखेंगे। तो सबसे ज्यादा विकेट ली है अनिल कुंबले जी ने, और इनके जो टेस्ट मैच में विकेट्स की संख्या है वो है 619। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, 619। अब बात करो रविचंद्रन अश्विन साहब, इनने हाल ही में पिछले साल रिटायरमेंट लिया, और बच्चे हम क्या देखते हैं 537 टोटल टेस्ट विकेट। अब आप बोलोगे कि सर जब इनके टोटल टेस्ट विकेट 537 है तो यहां पर क्वेश्चन ने ऐसा क्यों बोला कि 435वां टेस्ट विकेट लेकर ही दूसरे नंबर पर आ गए? इसलिए बोला क्योंकि इस लिस्ट में देखो जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं कपिल देव साहब, और जिनके टोटल टेस्ट विकेट है 434। तो रविचंद्रन अश्विन जी ने जब 435वां विकेट लिया तो रविचंद्रन अश्विन एक पायदान ऊपर आ गए, तो इसलिए वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। उसके बाद भी उनका करियर और चला, उनने और विकेट लिए, इसलिए वो 537 पर पहुंच गए। तो नंबर 1 पे अनिल कुंबले, टोटल टेस्ट विकेट 619, सेकंड पे रविचंद्रन अश्विन, नंबर ऑफ विकेट्स 537, और तीसरे नंबर पर कपिल देव 434। फिर है हरभजन सिंह, इनके विकेट्स की संख्या काम की नहीं है, पहले दो का बस विकेट्स की संख्या रखो दिमाग में। अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टेज पे क्या स्थिति है, बताइए सर। अब देखो इंटरनेशनल स्टेज की बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर श्रीलंका के मुरलीधरन, क्या बात है भाई, मुथैया मुरलीधरन। तो बचपन में हम लोग छोटे थे तो इनका जब मैच देखते थे बेहतरीन, क्या इनकी आंखें होती थी, क्या बॉल स्पिन होती थी, और नंबर ऑफ विकेट्स देखो बेटा एग्जैक्टली 800। कितनी बड़ी बात है, 800 विकेट लेना मुरलीधरन साहब, क्या बात, एकदम लेजेंड, एकदम आइकन। फिर है शेन वॉर्न, वाह भाई वाह, ऑस्ट्रेलिया के 708 विकेट। और फिर देखो जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन, तो ये तो हम लोग भी बहुत सालों से इनको देख रहे हैं, ये खेलते थे तब से लेकर अब तक इनका जो क्रिकेटिंग करियर है बहुत ज्यादा लंबा हुआ। मुझे लगता है इस लिस्ट में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इनका रहा होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तब देखते थे, और इनने सोचो पिछले साल रिटायरमेंट लिया है। इनफैक्ट इनको ऋषि सुनक जो कि यूके के एक्स प्रधानमंत्री हैं, तो उनने इनको एक सर और नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, तो इसलिए इनको अब बोलते हैं सर जिमी एंडरसन। ये पिछले साल की घटना है, ये भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। और इनके पास 704 विकेट। तो मुरलीधरन नंबर 1, सेकंड शेन वॉर्न, फिर आपके लिए जेम्स एंडरसन, और फिर आते हैं अनिल कुंबले साहब 619। ठीक है बच्चे, तो मुरलीधरन 800, वॉर्न साहब 708, जिमी एंडरसन, फिर कुंबले साहब। चलो ये हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर की लिस्ट। ठीक है, चलो अगला देखो, सीजीएल 2024 में बोलता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? थोड़ी देर पहले हमने बोला था आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, दुबई 1909, तो दुबई में है, 1909 में स्थापित हुआ। और बीसीसीआई का कहां पर है बच्चे, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और बीसीसीआई कब स्थापित हुई, 1928। तो आईसीसी 1909 और बीसीसीआई कब स्थापित हुई बच्चे, 1928 में बीसीसीआई स्थापित हुई। एक और बात कर लूं, वैसे तो क्रिकेट की बात चल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फीफा जैसे आईसीसी क्रिकेट को रेगुलेट करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फीफा फुटबॉल को, और इसकी स्थापना आईसीसी से भी पहले हुई है। और इसकी स्थापना बेटा 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई है। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चे कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड ये इसका हेड क्वार्टर है। तो स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, जबकि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई में है, और फीफा का कहां पर है, ज्यूरिख में है। चलिए अगला देखें। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय शासी निकाय है। इनका मुख्यालय मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में है। मुंबई को क्रिकेट कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो क्रिकेट राजधानी भारत की कौन सी, मुंबई।
और वैसे तो पूरे देश में दीवानगी है, मगर क्रिकेट कैपिटल मुंबई को बोलते हैं और हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम। चलो भाई आगे बढ़े, अगला देखें। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन बोलता है क्रिकेट में पिच की लंबाई क्या होती है। तो आपने सुना होगा कि बच्चे जो पिच होती है जिसपे प्ले किया जाता है, इस पे खेला जाता है, तो ये होती है 22 यार्ड की। लेकिन यहां पर आपके लिए क्या किया है ना, तो 22 यार्ड की क्रिकेट पिच। अब यहां पर क्या किया बच्चे, तो ये आपका सीजीएल में क्वेश्चन आया, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन भले ही सिंपल हो, लेकिन बच्चे मैं कुछ डायमेंशंस आपको बताने वाला हूं क्रिकेट की। जैसे ही पिच की 22 यार्ड हो गई, वैसे ही कुछ और डायमेंशन है जो हमको डिस्कस करनी है। तो निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। सही जवाब है क्रिकेट। और ये है वो डायमेंशंस जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो अकॉर्डिंग टू आईसीसी द डायमेंशंस ऑफ द बैट आर एस फॉलोज। सबसे पहले ओवरऑल लेंथ की बात करें बच्चे, ये जो ओवरऑल हाइट या ओवरऑल लेंथ कह लो, तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि 38 इंचेस या 96.5 सेंटीमीटर, ये कभी भी पूछ लेगा। खास तौर पे सीजीएल सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट के स्टेनो के स्तर पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। तो कुल मिला के, और इसके अलावा जो नाम मैंने नहीं भी लिए जैसे एमटीएस जीडी सीपीओ, लेकिन बच्चे वहां पे भी पूछा जाए, ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, कभी वहां पे भी लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए दिमाग में रखो जो लेंथ है वो है 38 इंचेस से ज्यादा नहीं हो सकता, 96.5 सेंटीमीटर से क्रिकेट बैट लंबा नहीं हो सकता। अब इसका जो लेंथ ऑफ हैंडल है वो 52% ऑफ ओवरऑल लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी वैसे बहुत ज्यादा है। तो लेंथ जो है हैंडल का वो 52% ऑफ ओवरऑल लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एज की बात करें तो जो एज होता है, एज मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे, है ना। तो अब जो बैट का एज होता है बेटा, इसकी बात हो रही है, तो ये जो बैट का एज होता है तो इसकी डायमेंशन क्या है, तो 1.56 इंच या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी जो एज है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने बोला सबसे पहले लेंथ 38 इंच 96.5 सेंटीमीटर, और फिर हमने बात की जो एज है 1.56 इंच 4 सेंटीमीटर। अब देखो डेप्थ, ये 2.64 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। डेप्थ क्या होता है समझ में आया आपको? तो डेप्थ क्या होता है बच्चे? हाँ, तो यहां पर देखो ये तो हो गई एज, लेकिन अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो आपको जो यहां से लेकर यहां तक देखने को मिलेगा, तो ये है आपके लिए डेप्थ। ठीक है, तो यहां पे भी समझते हैं, तो ये वाली जो चीज है बच्चे, ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेप्थ। चलो, तो जो डेप्थ है वो 2.64 इंच 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, और ये बिल्कुल आईसीसी की वेबसाइट से ही निकाला हुआ डेटा है। विथ की बात करें तो 4.25। विथ क्या होती है बेटा? विथ की बात करें तो विथ ये है ना, तो विथ की बात कर रहे हैं तो विथ ये है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट, क्या हो गया हाइट, और ये हो गया आपका विथ। चल, तो एक बार फिर देखते हैं, तो जो हाइट है, जो लेंथ है 38 इंचेस 96.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, कम चलेगा ज्यादा नहीं। चलो, लेंथ ऑफ हैंडल 52% से एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑफ द टोटल लेंथ। जो एज है 1.56, जो डेप्थ है 2.64 और विथ है 4.25 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? जब हम बात करते हैं 50 ओवर की, तो यहां पर बेटा एक गेंदबाज मैक्सिमम ओवर फेंक सकता है 10। ये बात हो गई ओडीआई 50 ओवर। लेकिन अगर यही T20 की बात करें तो बेटा एक गेंदबाज मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। T20 में एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर और ओडीआई में 10 ओवर। चलो, हाउस दैट, ये किससे संबंधित, ये सब आ चुके हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों? मैंने पहले ही बोला जो आ चुका है मैं वो दिखा रहा हूं, प्लस कुछ नए भी क्वेश्चन है, प्लस जो सीजीएल 2024 के वो भी हैं। तो हाउस दैट क्या होता है कि जब किसी बॉलर ने बॉल डाली और जो बैट्समैन है मान लो उसके पैड से लगी, उसने अपने पांव से रोक ली बॉल को और बैट नहीं टच हुआ, विकेट पे नहीं जाने दिया, पैड से रोक ली, तो इसको हम एलबीडब्ल्यू बोलते हैं, लेग बिफोर विकेट। तो उसकी अपील करेगा कौन? बॉलर एम्पायर के सामने कि हाउस दैट, कि ये जो मैंने बॉल फेंकी क्या ये आउट है? हाउस दैट, कि क्या ये होगा? तो एम्पायर हाँ या ना में जवाब देगा। एम्पायर को लगता है कि हाँ भाई पांव बिल्कुल विकेट के सामने था, पांव नहीं होता तो विकेट पे लगती गेंद, ये तो आउट होना चाहिए, तो वो आउट दे देगा। तो हाउस दैट, या तो मना कर देगा। लेग बाय शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो लेग बाय में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, तो कि जब बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन के बॉडी से लगी या कोई प्रोटेक्टिव गियर हुआ, हेलमेट वगैरह से लग गई, ग्लव से लग गई, बैट से नहीं लगी,
तो बॉडी या प्रोटेक्टिव गियर से लगी और बॉल चली गई, तो इतने में जो बैट्समैन है उनने एक रन ले लिया, एक या एक से ज्यादा, तो जो भी वो रन लेंगे उसको लेग बाई कहेंगे। ठीक है, भली जरूरी नहीं कि लेग से टच हो, कंधे से भी टच होके आपने रन ले लिया तो भी लेग बाई ही इशारा दिया जाएगा। चलिए, स्मृति मंधाना किस प्रकार की प्लेयर है? तो अब देखो, ये कई बच्चों को सरप्राइज किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हरप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की शान है। लेकिन स्मृति मंधाना किस प्रकार की बैट्समैन है? दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। तो कई बच्चों को उस दिन पता चला कि अच्छा ये बॉलर भी है। हाँ, तो बेटा स्मृति मंधाना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म बॉलर है। यहां पर देखो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दिख गई, साथ साथ राइट आर्म बॉलर भी हैं, तो यही इसका सही जवाब है। चलो, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चलो बच्चे, ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैच में किसने बनाई है सबसे पहले? तो इनको हम बोलते हैं सुल्तान ऑफ मुल्तान। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर मैच था, मैं पर्सनली देख भी रहा था लाइव टीवी पे, जब हम छोटे थे तब की बात है। वीरेंद्र सहवाग साहब, तो उस टाइम पर पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज चल रही थी, मुल्तान पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर मैच था, और सहवाग साहब ने पहली बार किसी इंडियन ने 300 क्रॉस किए थे। तो वीरेंद्र सहवाग ने किए थे क्रॉस, पहली बार 300 बनाए थे। अच्छा, अब बात करें अगर हम लोग, तो देखो, अगर हम पहले इंडियंस की बात करें तो आज तक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरीज किसने लगाई हैं? तो वीरेंद्र सहवाग साहब ने। इंडिया की तरफ से बात हो रही, अभी मैं आपको अंतरराष्ट्रीय लिस्ट भी दिखाऊंगा। इंडिया की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग और के नायर ने लगाई है, करुण नायर ने लगाई है। अब वीरेंद्र सहवाग साहब ने बेटा 2 बार 300 लगाई है, ये है टैलेंट, 2 बार 300 लगाई है। और जो करुण नायर है बच्चे, उनने एक बार उन्होंने 300 पार किया है। तो वीरेंद्र सहवाग साहब ने 2 बार 300 लगाया एक ही टेस्ट मैच, मतलब एक टेस्ट मैच में एक बार, फिर एक दूसरे टेस्ट मैच में अगली बार, है ना। तो 2 बार 300 किया है वीरेंद्र सहवाग जी ने, और करुण नायर साहब ने एक बार। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो आप देखो, सबसे पहले डॉन ब्रैडमैन साहब। अब डॉन ब्रैडमैन साहब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, मतलब इनके जैसा प्लेयर कहते हैं कि आज तक कोई नहीं आया। आप इनका एवरेज देखो, ये है जो चीज जो इनको बाकी सबसे अलग करती है। इमेजिन कर सकते हो 99.94 का एवरेज, कि मतलब किसी भी मैच में जा रहे हैं 100 तो बना ही रहे, कितनी बड़ी बात है। 99, बाकी एवरेज देखो सीधे उनके आधे हो जाते हैं, जबकि ये भी सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, लारा साहब, गेल साहब, सहवाग साहब, मगर उनका एवरेज देखो। खैर, तो डॉन ब्रैडमैन, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, ये सब 2-2 बार बना चुके हैं क्या? 300। करुण नायर एक बार बना चुके हैं 300। लिस्ट और है, हमने कुछ लोगों के नाम यहां लिखे, तो ये दिमाग में आपको रखना है। इंडिया के 2 हो गए जो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, अगला क्या है क्वेश्चन? किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी। तो बच्चे, सबसे तेज टेस्ट में सेंचुरी किसने लगाई? ब्रेंडन मैकुलम। अब ये 2016 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे, और मतलब आदमी आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा करता हूं कि यादगार हो जाए। तो बेटा, इनने 54 बॉल पर 100 बना दिए, सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे पहले रिकॉर्ड था मिसबा उल हक का, था 56 बॉल पर 100, और फिर इनने 54 बॉल पर 54 बॉल्स पर 100 बना दिए। ब्रेंडन मैकुलम, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। सोचो, रिटायरमेंट के टाइम पे लोग ऐसा खेलते हैं कि अरे यार रिस्क नहीं लेते, आज ठीक ठाक रन बना लेंगे, अच्छे से विदाई हो, क्योंकि 0 पे भी तो आउट हो सकते हैं, रिस्क है आउट हो गए तो। लेकिन देख रहे हो, फियरलेस आदमी है, और उनका जीवन में भी वो खेले ही ऐसे, आते थे तो धमाल मचा देते थे, सब बहुत डरते थे उनसे। तो ब्रेंडन मैकुलम 54 बॉल्स पे 100 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे इनने। चलिए, डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो एक स्टेडियम है जिसकी एक दीवार समर्पित है राहुल द्रविड़ को, क्योंकि वैसे भी राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते थे। हम जब छोटे थे, जब इनका मैच देखा करते थे, तो इतना पेशेंटली खेलते थे, मतलब कभी कभार टेस्ट मैच में तो देखें तो बॉलर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता था, इतना दूर से शोएब अख्तर टाइप बॉलर भाग के आया, बॉल फेंकी, और द्रविड़ साहब ने बस टुक कर दिया, डिफेंड कर दिया, तो अपना समय लेते थे। इनको वॉल बोलते थे कि भाई इनको आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, तो वहां पर एक दीवार है जो कि राहुल द्रविड़ साहब को समर्पित है, और ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। सब पीवाईक्यू है, ठीक है। इनमें से कुछ मोस्ट प्रोबेबल है, बाकी सब पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? मैंने आपको अभी अभी बताया था, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, सेकंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 हो या 1979 हो, वेस्ट इंडीज ने जीता। अब ये जो बेटा लिस्ट है आपके लिए बहुत काम की है, इस लिस्ट को बिल्कुल सीरियसली लेना।
इस लिस्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। देखो, पहला वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप, तीसरा वर्ल्ड कप, तीनों का होस्ट इंग्लैंड है, तो होस्ट की समस्या तो खत्म हो गई। तो 75, फिर जो आपका 79 है, 79 और फिर 83, सबका होस्ट कौन है? इंग्लैंड। अच्छा, पहले दो में विनर कौन है? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और हारा कौन है? तो वो देखिए, तो पहले में बेटा ऑस्ट्रेलिया हारा, दूसरे में इंग्लैंड और तीसरे में वेस्ट इंडीज को हमने हराया। ठीक है, तीसरे में विनर इंडिया। तो कुछ डेटा तो आपको मालूम है कि भाई होस्ट इंग्लैंड है, ये याद हो गया। तीनों में विनर, पहले दो में वेस्ट इंडीज, तीसरे में विनर इंडिया, तो ये भी याद हो गया। अब हारा कौन? तीसरे में हमने वेस्ट इंडीज को हराया था 43 रन से, ये याद हो गया आपको। अब बचे बस दो, 75 और 79, इसमें कौन हारा? तो 75 में बेटा ऑस्ट्रेलिया हारा था और 79 में इंग्लैंड। ये लेकिन भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में यहीं पे सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो 1975 वर्ल्ड कप में कौन हारा है? तो ऑस्ट्रेलिया हारा है पहले वर्ल्ड कप में और फिर इंग्लैंड हारा है। चलो आगे, डकवर्थ लुईस टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सिंपल है, क्रिकेट से संबंधित है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? वेस्ट इंडीज को हराया, अभी अभी हमने किया, 43 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया टीम? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली यानी 1947 के बाद, तो स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन है? सही जवाब है लाला अमरनाथ। ये वही लाला अमरनाथ है जो कि आगे चल के वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे फाइनल मैच में। ठीक है बच्चे, तो कुल मिला के यहाँ पे हमने बात कर ली, तो लाला अमरनाथ साहब। अच्छा, ये ना जो पहला टेस्ट मैच हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, तो ये बात है 1947-48 में खेलने गई थी टीम, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज थी उसमें हम लोग बुरी तरीके से हार गए, 4-0 से हम लोग हार गए थे। लेकिन पहली बार स्वतंत्र भारत की टीम के कैप्टन कौन? लाला अमरनाथ। हालांकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार हुई थी। अच्छा, लेकिन आगे चल के 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला जीत में भी कप्तानी नहीं की थी। तो लाला अमरनाथ साहब ये फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन है पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया से टूर था, हार गए। अच्छा, इस टूर में उन्होंने एक 100 भी बनाया था, तो इसलिए लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट मैच, तो सही जवाब बच्चे क्या दोगे? लाला अमरनाथ, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। फिर बात करें क्या 1952 में, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला जीत में कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया से तो हार गए थे। तो 3 प्रश्न बन गए लाला अमरनाथ पे। पहला कि कैप्टन थे, पहली बार जो टीम गई है पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर पहला शतक बनाया इंडिया के लिए टेस्ट में, तो लाला अमरनाथ, और फिर पहले कप्तान जिन्होंने टेस्ट सीरीज में पोस्ट इंडिपेंडेंस जीत दिलवाई हो, तो वो भी लाला अमरनाथ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया 1991 में इनकी उपलब्धि के लिए। पद्म भूषण जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला क्या है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। चलिए आगे देखिए, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मुंबई में, ये सब आ चुका है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है? 10 तरीकों से बेटा आउट करार किया जा सकता है। जैसे आपको कुछ मालूम है कि कैच पकड़ लिया, रनआउट कर दिया, स्टंपिंग हो गई, हिट विकेट हो गया, इस तरीके से बोल्ड कर दिया। तो ये हो गया आपके कुछ तरीके, वैसे ओवरऑल 10 तरीके। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे, तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चे, अल्मनैक के 2022 संस्करण में विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया है? सबसे पहली बात, ये क्या है सर? ये विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर अल्मनैक। तो विजडन एक मैगजीन है, इसको क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। पूरे साल भर क्रिकेट के जो भी छोटे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, उसको ये पूरा कवर करता है। ना सिर्फ कवर करता है, किसी व्यक्ति को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कौन जीता कौन हारा, किसने क्या उसमें स्कोर किया, तो विजडन में बेटा एक एक चीज मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित किताब मानी जाती है, बाइबल ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा, और सोचो ये इसका 161वां एडिशन है। इसके बारे में पहले चर्चा करता हूं मैं, उसके बाद आऊंगा प्रश्न पे। तो इसके फाउंडर हैं जॉन विजडन, इनके ही नाम पर इसको बोलते हैं विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक। पहली बार 1864 में सोचो इसका एडिशन आया था, और तब से लगातार आ रहा है। तो 1864 पहला एडिशन, तो किसने? जॉन विजडन। ठीक है बच्चा, तो इसको दिमाग में रखना, बाइबल ऑफ क्रिकेट इसको बोलते हैं। तो ये अगर कभी एग्जाम में पूछे
तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, हाँ चलो अब देखो, अब ये क्या करते हैं, अपनी इस पर्टिकुलर बुक में क्रिकेटर ऑफ द ईयर को नामित करते हैं। तो 2022 के संस्करण में किसको नामित किया? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। जाहिर सी बात है आपके लिए अब ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आपके लिए बेटा क्या काम का है? आपके लिए काम का है कि इस बार किसको, तो 2025 में जो एडिशन पब्लिश हुआ उसमें इनने क्या किया, ये किया कि 2024 में जिन क्रिकेटर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 2024 में जिन क्रिकेटर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसके आधार पर 25 की लिस्ट में उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा गया। तो 2024 में सबसे अच्छा पुरुषों में परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह, तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मेल में, और स्मृति मंधाना लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो भारत के लिए गर्व की बात है कि जो 2025 में पब्लिश हुआ एडिशन 2024 के परफॉर्मेंस के आधार पर, इसमें मेल और फीमेल दोनों में इंडिया के क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रॉस क्यों लगाया है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज काम के नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं, ये आपको नजर में रखने। क्या कि विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने 2022 अक्टूबर में, यानी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं कि किसने कितने रन कंप्लीट किए, वहां पे फोकस करना है। ये देखो MTS हवलदार में आया था, और एक और ऐसा आया था कि 2021 में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के खिलाफ मैच के दौरान T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। मतलब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको एकदम अलर्ट रहना है। ठीक है, इनके आंसर अब आपके लिए जरूरी नहीं, तो तीन चार साल पुराने अभी हो गए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये दिखाना मेरा उद्देश्य है, इसलिए क्रॉस लगाए, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। अब आज का होमवर्क देखो क्या है। आज का होमवर्क क्या है बच्चे, तुम्हें जवाब देना है। तो जैसे ही तुमने ये वीडियो देख ली तो जवाब देना, ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सो हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री? उसैन बोल्ट, लरीसा लैटिनिना, या फिर माइकल फिलिप्स, या इयान थॉर? तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ओलंपिक्स वाली वीडियो में, नहीं देखिए तो ओलंपिक्स की वीडियो देख लो, वहां से भी कुछ प्रश्न हो सकता है आ जाए। ओलंपिक्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज होती है, इनफैक्ट सिर्फ एसएससी नहीं, किसी भी एग्जाम में जो आप देखोगे ओलंपिक्स को मिस मत करना, वो वीडियो देखना, और ये क्रिकेट वाली। चलो तो फिर खत्म करें हम लोग अपनी क्लास। मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।